Hello everyone. Now let us start the chapter of offenses and penalties. Okay, ये चैप्टर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से फिक्स डिटरमाइंड क्वेश्चंस आते हैं. ओके, फिक्स क्वेश्चंस आते हैं. सेक्शन नंबर भी फिक्स है, कौन से सेक्शन से क्वेश्चन आएगा. ओके, सो आप लोग को ये चैप्टर में से जो सेक्शंस मैं आपको बताऊंगा वो काफ़ी अच्छे से करने होंगे. ठीक है, बाकी इतने सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है. आया समझ में? सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस चैप्टर. यहाँ पर अपन सीखेंगे सेक्शन नंबर 122 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Then 129 is important, 130 is important. ओके, एंड इसमें बीच में 126 करके एक सेक्शन आएगा माइनर ब्रीच का, वो इंपॉर्टेंट है बस. उसके अलावा बाकी सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर खाली आप लोग एक बार उसको रीड करके जरूर जाना. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाई गवर्नमेंट imposes penalty on a person? Obviously to curb his such illegal activities, to curb the activities which are being performed ऑन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजंस. बराबर है, कॉन्ट्रावीन करके अगर आप कुछ भी कर रहे हो, उसको रोक लगाने के लिए डिपार्टमेंट, दैट इज गवर्नमेंट, वुड इम्पोज सर्टन पेनल्टीज. ओके, क्योंकि जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, ओके, जो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से जीएसटी भर रहे हैं, उनके साथ ना इंसाफी ना हो, इसीलिए डिपार्टमेंट ने पेनल्टीज का प्रोविजन रखा हुआ है. ओके, सो नाउ लेट अस रीड सेक्शन नंबर 122. सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 1, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय टैक्सेबल पर्सन. वेरी इंपॉर्टेंट. तो सेक्शन 122 का एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है? टैक्सेबल पर्सन. अब टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या हुआ? टैक्सेबल पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है. ओके, जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, एंड या फिर कोई ऐसा पर्सन जो रजिस्टर्ड है. ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है. या तो थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, दैट मीन्स ही इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, एंड सेकंड वन वुड बी द पर्सन हु इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड. तो रजिस्टर्ड भी इसके एम्बिट में है, एंड जो पर्सन जिसका टर्नओवर थ्रेशोल्ड से ज्यादा है वो भी इस एम्बिट में, दोनों जन है. ओके, सो देखते हैं क्या क्या ऑफेंसेस हैं एंड क्या पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड की गई. पेनल्टी फॉर बिलो ऑफेंसेस अपन नीचे देखेंगे. देयर आर टोटली 21 टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस विच आर कवर्ड इन दिस सेक्शन. ओके, पेनल्टी कितना अमाउंट है वो देख लो. ₹10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर. ₹10,000 और अमाउंट ऑफ टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर, इतना है पेनल्टी. ठीक है, अभी टैक्स इवेजन का क्या मतलब है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ. ₹10,000 और टैक्स इवेडेड. ओके, और द टैक्स नॉट डिडक्टेड और शॉर्ट डिडक्टेड और डिडक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट, नॉट कलेक्टेड और कलेक्टेड बट नॉट पेड टू गवर्नमेंट और शॉर्ट कलेक्टेड, आईटीसी इनकरेक्टली अवेल्ड. ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड इरेगुलरली. ओके, पास्ड ऑन, रिफंड क्लेम फ्रॉडुलेंटली विच एवर इज हायर. मतलब टैक्स इवेजन और टैक्स डिडक्टेड, शॉर्ट डिडक्टेड, डिडक्टेड बट नॉट पेड. बराबर, फिर टैक्स नॉट कलेक्टेड, कलेक्टेड बट नॉट पेड और शॉर्ट कलेक्टेड. देन रिफंड एरोनसली टेकन, आईटीसी आपने रॉन्गली अवेल किया. ओके, पास किया, क्रेडिट को डिस्ट्रीब्यूट किया एज ए आईएसडी. सो इन सबको अपन बोलते हैं टैक्स इवेजन. ठीक है, सो ₹10,000 और अमाउंट इक्विवेलेंट टू टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर is the penalty as per section 122 subsection 1. Okay, now let us see what are the offenses covered in this particular section. यहाँ पर ना मैंने डिवाइड किया हुआ है पार्ट्स में. ठीक है, 6 पार्ट में डिवाइडेड है, एफ तक होगा. देखता हूँ एक सेकंड, एफ तक है या ई तक है? ई तक है. ठीक है, तो 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया हुआ मैंने. अब ये 5 पार्ट में डिवाइड क्यों किया? ताकि आप लोग को याद रखने में थोड़ा इजी हो. ओके, सबसे पहला टाइप है आउटवर्ड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन. क्या टाइप है? आउटवर्ड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन. मतलब ऑफेंसेस विच आर रिलेटेड टू आउटवर्ड सप्लाई एंड विच आर रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन. क्या क्या ऑफेंसेस है देखते हैं. फर्स्ट वन, अगर आपने सप्लाई किया है विदाउट इशू ऑफ एनी इनवॉइस और issues an incorrect or false invoice with regards to any supply और issues invoice or bill of supply without supply. मतलब आपने इनवॉइस इशू किया पर गुड्स नहीं भेजा, या फिर गुड्स भेजा पर इनवॉइस नहीं भेजा. ओके,
मतलब बिना इनवॉइस के आपने गुड्स का मूवमेंट किया, या फिर गुड्स का मूवमेंट किया ही नहीं, ठीक है, एंड इनवॉइस भेज दिया। सो बोथ दिस आर कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज, ठीक है। इनकरेक्ट इनवॉइस एज वेल एज फॉल्स इनवॉइस इज ऑल्सो कवर्ड। मतलब इशू करते ही नहीं हो वो भी आ जाएगा, गलत इशू करते हो वो भी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट्स एनी टैक्सेबल गुड्स विदाउट द कवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज मे बी स्पेसिफाइड। मतलब आपने चलो इनवॉइस तो बनाया प्रॉपरली, लेकिन साथ में अगर आपको ई वे बिल बनाने का लायबिलिटी था, आपने वो नहीं बनाया, सो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? देन और एक और कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? ई इनवॉइस, ठीक है, आपका टर्नओवर 50 करोड़ के ऊपर था, आपको ई इनवॉइस बनाना चाहिए था, आपने ई इनवॉइस नहीं बनाया, आपका सिस्टम जनरेटेड इनवॉइस उठा के दे दिया अलॉन्ग विथ ई वे बिल। सो हियर दिस ऑफेंस वुड बी कवर्ड। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, supplies or transports or stores any goods which are liable to confiscation। ओके, अभी ये जो क्लॉज है ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर के रिलेटेड आएगा। ओके, मतलब अगर कॉन्फिस्केटेड गुड्स या फिर जो गुड्स लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन है उनको आपने ट्रांसपोर्ट किया। ओके, मान के चलो कि ये स्मगल गुड्स है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं भरा, आपको मालूम है, फिर भी आपने ट्रांसपोर्ट किया इसको। ओके, सो हियर यू वुड बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज। सप्लाईज और ट्रांसपोर्ट्स और स्टोर्स, मतलब यहाँ पर वेयर हाउस ऑपरेटर जो है, जो लायबल टू कॉन्फिस्केटेड गुड्स स्टोर कर रहा है, he will be also liable to penalty of 10,000 or tax evasion whichever is higher। Okay, next, suppresses his turnover leading to tax evasion। अगर कोई पर्सन अपना टर्नओवर छुपा रहा है, ओके, देन ऑल्सो ही वुड बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज। मान के चलो मेरा टर्नओवर 50 लाख है, फिर भी मैं जीएसटी रिटर्न्स में सिर्फ 10 लाख दिखा रहा हूँ, सो दिस इज कॉल्ड एज सप्रेसिंग द टर्नओवर विच इज कॉजिंग टैक्स evasion। So in this case, the penalty would be levied to the tune of rupees 10,000 or tax evasion, whichever is higher। As much में। Next, registration related offences। अब जो offense हम पढ़ेंगे वो होगा registration related। A person liable to be registered fails to obtain registration। ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए था क्योंकि आपका टर्नओवर 40 लाख के ऊपर है, लेकिन आपने नहीं किया, सो यू वुड बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर ऑफेंस। ओके, नेक्स्ट, इश्यूज इनवॉइस और डॉक्यूमेंट यूजिंग रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ अदर रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप दूसरे किसी रजिस्टर्ड पर्सन का जीएसटी नंबर यूज करके इनवॉइस बनाते हो, देन ऑल्सो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा अंडर दिस पर्टिकुलर क्लॉज। कितना अमाउंट है पेनल्टी का? 10,000 और टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, furnishes any false information with regards to registration particulars either at the time of application for registration or subsequently। अभी जब रजिस्ट्रेशन हम अप्लाई करते हैं तब हमको पैन कार्ड देना पड़ता है, आधार कार्ड देना पड़ता है। ओके, देन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अपने को जो एग्रीमेंट है वो देना पड़ता है, दैट इज एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट। अभी आपने लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में जो एग्रीमेंट है उसको उसको फॉर्ज किया, फर्जी साइन मारा लैंडलॉर्ड का, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए। ओके, एंड बाद में गवर्नमेंट को मालूम पड़ा कि आपने फ्रॉडलेंटली रजिस्ट्रेशन लिया, तो आपका नंबर तो कैंसिल होगा ही होगा सेक्शन 29 के हिसाब से, एंड आपके ऊपर पेनल्टी भी मारी जाएगी एज पर दिस सेक्शन। ओके, और सब्सिक्वेंटली फॉल्स इंफॉर्मेशन विथ रिगार्ड्स टू रजिस्ट्रेशन सब्सिक्वेंटली, मतलब मान के चलो कि आपके यहाँ पर रेड होता है। ओके, आपके यहाँ पर रेड हुआ, आपने जीएसटी नंबर नहीं लिया था, आपके इधर रेड हुआ, आपसे ये कहा गया कि आपका टर्नओवर बताइए, तो आपने यहाँ पर गलत इंफॉर्मेशन दिया। यू टोल्ड दैट मेरा टर्नओवर कम है, ठीक है, बिजनेस ही नहीं है, देखो धंधा ही नहीं है। सो इन दैट केस अगर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दोगे तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा टू द ट्यून ऑफ 10,000 और टैक्स ऑन दैट पर्टिकुलर टर्नओवर विच एवर इज हायर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टैक्स रिलेटेड एंड ऑफिसर्स ड्यूटी रिलेटेड। ओके, पढ़ते क्या है? collects any amount as a tax collects any amount as tax but fails to deposit the same to the government beyond a period of 3 months
फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम्स ड्यू। ठीक है, मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से अगर 3 महीने में आप लोग टैक्स जमा नहीं करते, ओके, कौन सा टैक्स? अगर आपने जो कलेक्ट किया है, ओके, वो जमा नहीं कर रहे हो, ठीक है, मान लो आपने रिसिपेंट से टैक्स कलेक्ट किया पर 3 महीने में जमा ही नहीं किया, देन इन दैट केस आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है सेक्शन 122 के अंडर। 3 महीने तक जमा नहीं किया तो 3 महीना कहाँ से लेना है? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। नेक्स्ट, फेल्स टू डिडक्ट टैक्स। आपको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, आप गवर्नमेंट एजेंसी हो, आपने टीडीएस डिडक्ट ही नहीं किया, या फिर आपने कम डिडक्ट किया, या फिर आपने डिडक्ट किया पर पे करना भूल गए, ओके, देन इन दैट केस इस पर्टिकुलर क्लॉज में कवर हो जाएगा। नेक्स्ट, कलेक्शन में भी उल्टा, आपने कलेक्ट ही नहीं किया टीसीएस, ओके, या तो कलेक्ट किया तो कम कलेक्ट किया, या तो कलेक्ट प्रॉपर किया लेकिन पे नहीं किया, सो ऑल दिस वुड बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर क्लॉज। पॉइंट नंबर 4, obstructs or prevents any officer in discharge of his duties। मतलब आपने ऑफिसर को अपना काम करने नहीं दिया, ऑफिसर ने कहा कि मेरे को यहाँ पर चेकिंग करने दो, आपने बोला नहीं यहाँ पर चेकिंग नहीं करना आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं। सो इन दैट केस अगर आप ऑफिसर को ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, उसको प्रिवेंट करोगे टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, देन यू विल बी लायबल टू पे पेनल्टी एज पर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। आ समझ में? नेक्स्ट, पार्ट नंबर डी, परचेजेस एंड रिफंड्स। ठीक है, ये रिफंड रिलेटेड है, परचेज रिलेटेड है। अगर आपने आईटीसी क्लेम किया और आईटीसी को यूटिलाइज किया विदाउट एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ गुड्स, ठीक है, मान के चलो कि आपके पास गुड्स आए ही नहीं, खाली फेक इनवॉइस आपके पास आया, ओके, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ऐसे पार्टियों को ढूंढ के रखा है जो लोग आपको सिर्फ इनवॉइस इशू करेंगी ताकि आपका आईटीसी हाई हो जाए, ओके, एंड देन आप लोग का लायबिलिटी कम आए, पर आपको सच्ची में गुड्स नहीं आने वाला, ओके, देन इन दैट केस अगर आप ऐसा आईटीसी लेते हो या फिर यूटिलाइज करते हो तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा 10,000 और टैक्स इवेजन विच एवर इज हायर, ओके, either fully or partially in contravention of the provisions of this act or rules made thereunder। मतलब अगर आपने आईटीसी का प्रोविजन को कॉन्ट्रवीन करके अगर आईटीसी लिया या फिर यूटिलाइज किया तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। नेक्स्ट, देखो जो मैंने इधर हाईलाइट किया हुआ है ना ग्रे में, उसके ऊपर कुछ स्पेशल पॉइंट है, मैं बाद में बताऊंगा। बिल टू शिप टू मॉडल इज एन एक्सेप्शन टू अवेलिंग आईटीसी विदाउट रिसिप्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर मैं समझो थर्ड पर्सन हूँ तो सप्लायर मुझ पर इनवॉइस इशू करता है लेकिन गुड्स दूसरे किसी को देगा क्योंकि ये बिल टू शिप टू मॉडल है। सो बिल टू शिप टू मॉडल इज एन एक्सेप्शन टू दिस पर्टिकुलर क्लॉज, ओके, ये क्लॉज में नहीं लिखा है, ये आईटीसी के सेक्शन में लिखा है, उसको यहाँ से इंटरलिंक किया गया। नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंटली ऑब्टेन्स रिफंड ऑफ टैक्स अंडर दिस एक्ट। आप ट्रेडर हो फिर भी आपने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड क्लेम किया है, ऑफिसर ने आपको दे भी दिया, तो जब डिपार्टमेंट को मालूम पड़ेगा कि आप लोग फ्रॉड में रिफंड क्लेम करते हो तो इन दैट केस पेनल्टी भरना पड़ेगा। टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट्स आईटीसी इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ सेक्शन 20। आप आईएसडी हो, आपने ज्यादा क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट किया, ओके, तो आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा। नेक्स्ट, लास्ट पार्ट, अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, क्या क्या ये? अकाउंट्स रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन falsifies or substitutes financial records or produces fake accounts or documents or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax। मतलब आपने जानबूझ के आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को ओवरराइट किया, ओके, या फिर फेक अकाउंट्स प्रोवाइड किए या फिर गलत इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक है, विद एन इंटेंशन टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर गलती से हुआ तो ठीक है, ठीक है, लेकिन लेकिन अगर आपका इंटेंशन था टू इवेड पेमेंट ऑफ टैक्स, देन इन दैट केस आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा अंडर दिस सेक्शन। आई होप इट इज वेरी क्लियर। फेल्स टू कीप, मेंटेन और रिटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन। प्रोविजंस क्या कहते हैं? सेक्शन 35 36 के। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप लोग को 72 मंथ्स तक मेंटेन करने हैं और 1 ईयर फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ अपील विच एवर इज लेटर।
अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, ओके, आप लोग जो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड है उतना तक भी मेंटेन नहीं करते अकाउंट्स, then you would be liable to pay penalty. Okay. Fails to furnish information or documents called upon by officer in accordance with provision or rules, or furnishes false information or documents during the proceedings. अगर आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स चालू है, डिपार्टमेंट ने आप लोग को बोला सेल रजिस्टर दो, आपने जानबूझ के कुछ इनवॉइसेस को डिलीट करके दिया, इट मीन्स यू आर फर्निशिंग false information. If you are furnishing false information, then in that case penalty would be leviable under this particular section. आ रहा समझ में? Tampers with or destroys any material evidence or document. आपने सेल किया, उसका टैक्स इनवॉइस था, ऑफिसर आया आपके यहाँ पर रेड मारने, तो जो इनवॉइस था उसको आपने फाड़ के फेंक दिया, इट मीन्स आपने एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया. टैम्पर मतलब कि चेंज करना. ओके, अगर आप चेंज करते हो या फिर डिस्ट्रॉय कर देते हो मटेरियल एविडेंस, देन इन दैट केस पेनल्टी वुड बी लेविबल. ओके, अब ये जो नोट है ये पढ़ते हैं. दिस वाज द अमेंडमेंट इन लास्ट अटेम्प्ट. अब ये नोट से पहले अपने को जो ग्रे वाले बॉक्सेस थे, ठीक है, उसको आपस से पढ़ना पड़ेगा. पढ़ो क्या है ग्रे वाले बॉक्स में, रीड इट आउट. क्या क्या था? आउटवर्ड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन में फर्स्ट वाले कोई ग्रे है. ओके, सप्लाईज विदाउट इनवॉइस, ओके, या फिर इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई, ये पहला. सेकंड, takes or avails ITC in contravention of provision, that is without receipt of goods or any other contravention. Takes or distributes ITC in contravention of section 20. मतलब अगर ये चीजें आपने करी हैं, ओके, then in that case there is some special note coming out over here. क्या स्पेशल नोट है सुनो. अगर आप लोग जो ग्रे बॉक्सेस वाले मैंने पॉइंट्स पढ़े, अगर आप वो ऑफेंसेस करते हो तो इसमें गवर्नमेंट ये भी चेक करेगी कि किसके कहने पर आपने ये ऑफेंसेस किए, या फिर अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है. जो भी अल्टीमेट बेनिफिशियरी होगा, he would also be liable for penalty of this particular section. सिर्फ सप्लाई रिसिपेंट नहीं, ओके, सिर्फ सप्लाई रिसिपेंट नहीं, जिसके जिसके कहने पर ये ट्रांजैक्शन हुआ है वो पर्सन भी उतना ही लायबल होगा along with that particular person. पढ़ते क्या लिखा हुआ. इन केस ऑफ ऑफेंसेस, इन केस ऑफ सच ऑफेंसेस जो ग्रे में है, एज पर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A इंसर्टेड वाइड फाइनेंस एक्ट 2020, वाइड नोटिफिकेशन नंबर 92, अ पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट. ओके, जो भी पर्सन जिसने इस पर्टिकुलर ऑफेंसेस का बेनिफिट अपने पास लिया हुआ है, जैसे अगर रॉन्गली आपने आईटीसी को डिस्ट्रीब्यूट किया तो जो रिसिपेंट है उसके पास बेनिफिट है. रॉन्गली रिफंड क्लेम किया एंड रिफंड आपने किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, तो जिसके अकाउंट में आपने रिफंड ट्रांसफर कर दिया, दैट पर्टिकुलर पर्सनस अकाउंट, ठीक है, रादर दैट पर्टिकुलर पर्सन वुड बी कवर्ड इन दिस पर्टिकुलर एम्बिट. ठीक है, ये जो प्रोविजन है ना, क्यों आया वो मैं बताता हूँ आपको. फॉर एग्जाम्पल ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ने ए को गलत रिफंड दे दिया, ओके, बैंक में रिफंड दे दिया. देन ये रिफंड ए के पास जैसे ही बैंक में आया, ए ने बी को दे दिया. ओके, अब ए का बैंक अकाउंट खाली हो गया. अब डिपार्टमेंट ने ए का बैंक अकाउंट सीज किया, ए का बैंक अकाउंट सीज किया, बोला कि यू आर टैक्सेबल पर्सन, यू आर ऑब्टेन्ड द रिफंड. ठीक है, रिफंड आपने ऑब्टेन किया एरोनसली. तो ए ने बोला ठीक है कर लो सीज, मेरे को क्या, बैलेंस तो कुछ नहीं है, क्या ही करोगे सीज करके, पूरा का पूरा बेनिफिट तो मैंने बी को दे दिया. अब बी विड्रॉ करके ए को कैश में भी दे सकता है, क्या पता. तो यहाँ पर डिपार्टमेंट बी के ऊपर कोई एक्शन ले ही नहीं पा रहा था. क्यों? क्योंकि बी तो टैक्सेबल पर्सन है ही नहीं. इस सेक्शन में टैक्सेबल पर्सन ही कवर्ड है, याद है पहले इस बोला मैंने स्टार्टिंग में. तो बी के ऊपर एक्शन हम ले तो कौन से सेक्शन में ले, इसके लिए ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया. द पर्सन हु रिटेन्स द बेनिफिट. अब ए ने जो रिफंड ट्रांसफर किया बी को, बी इज रिटेनिंग दैट पर्टिकुलर बेनिफिट, सो बी वुड बी liable to pay penalty under this particular section. Who is retaining the benefit of above transaction and at whose instance such transaction is conducted. आपको किसने गाइड किया ऐसा काम करने, उस पर्सन को भी हम पेनल्टी के लिए लायबल ठहराएंगे. shall be liable to penalty of equivalent amount of tax evaded or ITC availed
और पास्ड ऑन। मतलब इन लोग को पेनल्टी कितना लगेगा, जितना भी आपने टैक्स इवेजन किया है उतना। ओके, द पर्पस ऑफ दिस अमेंडमेंट इज टू पेनलाइज द पर्सन हु इज अल्टीमेट बेनिफिशियरी of that fraud transaction and the person at whose direction such fraud transaction has been conducted। समझ में आया पूरा सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 खत्म। नॉर्मली पेनल्टी कितना है 10,000 और टैक्स इवेजन विच इज हायर किसके ऊपर लगेगा, टैक्सेबल पर्सन के ऊपर। लेकिन एज पर सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 ए, the ultimate beneficiary who is retaining the benefit would also be liable to pay penalty। ओके, या फिर जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी है उसको भी लगेगा। मतलब जो बेनिफिशियरी है वो, या तो फिर जिसने जिसके डायरेक्शन पर ये वाला जो फ्रॉड का ट्रांजैक्शन है वो हुआ है, दिस बोथ पर्सन वुड बी लायबल टू पे पेनल्टी। नाउ लेट अस रेफर सेक्शन नंबर 122 सबसेक्शन 2। ओके, सबसेक्शन 2, पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस बाय रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 2। ओके, अब सवाल आता है कि कब हम 122 1 में जाएंगे, कब हम 122 में जाएंगे। ठीक है, 122 1, 122 2, हम कब किस में फॉल करेंगे अगर हम रजिस्टर्ड पर्सन है तो। आया कि नहीं सवाल। देखो 122 1 जो था वो किसके लिए था, वो रजिस्टर्ड पर्सन, वो सॉरी वो टैक्सेबल पर्सन के लिए था। 122 1 वाज फॉर टैक्सेबल पर्सन which includes registered person obviously, which includes registered person, but 122 2 is for specifically registered person। ओके, सो जो अनरजिस्टर्ड है जिसका टर्नओवर ज्यादा है उनकी तो बात करनी नहीं है, वो तो 122 1 में फॉलो हो गए। लेकिन जो रजिस्टर्ड है एंड ऑफेंसेस 122 1 एंड 122 2 दोनों में ओवरलैप अगर हो रहे हैं, सो 122 1 लगेगा या 122 2 लगेगा। ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, लेकिन उसका आंसर अभी थोड़ी देर में मैं करने वाला हूँ। ओके, लेट अस फर्स्ट रीड आउट 122 सबसेक्शन 2। द रजिस्टर्ड पर्सन हु सप्लाइज एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ on which tax has not been paid, short paid, erroneously refunded, or where ITC has been wrongly availed or utilized। ठीक है, सुनो ध्यान से। रजिस्टर्ड पर्सन who supplies any goods or services or both on which tax has not been paid or short paid or erroneously refunded or where ITC has been wrongly availed or utilized। ओके, सुनो। अब ये सेक्शन में, ये सब सेक्शन में बेसिकली ऐसी चीजें कवर्ड है जो लीगल प्रोविजंस की वजह से शॉर्ट पेड या फिर नॉट पेड। मान के चलो ये कैल्सी में बेच रहा हूँ। ओके, ये कैल्सी पर जीएसटी का रेट एग्जाम्पल मेरे को लगता है 0% है, इसीलिए मैंने पे नहीं किया, इसीलिए मैंने पे नहीं किया। बट डिपार्टमेंट को लगता है इसके ऊपर आना चाहिए 5%। ठीक है, समझ में आ रहा है। टैक्स हैज नॉट बीन पेड ऑन दिस पर्टिकुलर सप्लाई बिकॉज देयर वॉज वन HSN क्लासिफिकेशन जो कहता है कि इसके ऊपर 0% आए, बट डिपार्टमेंट ने उसको ऐसा इंटरप्रेट किया है जिसकी वजह से वो 5% में फॉल कर रहा है। ओके, सो दैट पर्टिकुलर केसेस वुड बी कवर्ड ओवर हियर। ओके, लेकिन सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 में कौन से कवर्ड होंगे। मान के चलो मुझे पता है सेक्शन 5% है, मैंने भेजा। ओके, एंड इस इनवॉइस को डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीटेड दिस इनवॉइस, सामने वाले ने क्रेडिट भी ले लिया। ओके, या फिर मैंने गुड्स भेजा ही नहीं, उसने क्रेडिट ले लिया, इनवॉइस भेजा मैंने उसके बेसिस पर। सो ऑल सच केसेस वुड बी कवर्ड अंडर 122 सबसेक्शन 1। इट मींस section 122 subsection 2 is specific provision, okay, which is majorly dealing with unintentional mistakes। okay, 122 1 is over general provision जैसे, ठीक है, मतलब वो जनरल है, it will not prevail over 122 2। पढ़ते हैं।
व्हाट इज द पेनल्टी? अदर देन फ्रॉड। ओके, अदर देन फ्रॉड, इसमें भी दो कैटेगरी की है, 122 में भी दो कैटेगरी की है। जनरली हम यहाँ पर फॉल कर जाएंगे। ओके, एंड अगर हम यहाँ पर करते हैं तो इसका पेनल्टी एंड 122 सबसेक्शन 1 का पेनल्टी इट इज सेम। समझ में आ रहा है? 121 का पेनल्टी कितना था? 10,000 और टैक्स विच इज हायर। सेम इज फॉर फ्रॉड। मतलब चाहे 122 का फ्रॉड वाला पार्ट लगे या फिर 122 1 का सेक्शन लगे, ओके, सबसेक्शन, दोनों ही सेम काम करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? चलो पढ़ते हैं। रीजंस अदर देन फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स। मतलब मेरा कुछ इंटेंशन नहीं था ऐसा कुछ करने का। ओके, मेरे पास प्रॉपरली ग्राउंड्स है जिसके लिए मैं ये ट्रांजेक्शन इस तरीके से कैरी आउट कर रहा हूँ। ओके, सो इन दैट केस आप लोग को क्या करना है? पेनल्टी पे करना पड़ेगा, लेकिन कितना करना पड़ेगा? आंसर इज 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू विच इज 10,000 और 10% ऑफ टैक्स ड्यू विच इज। मतलब अगर फ्रॉड होगा तो 100% ऑफ टैक्स ड्यू, और अगर नॉन फ्रॉड होगा तो 10% ऑफ टैक्स ड्यू। समझ में? सीधा 90% का इजाफा। गेटिंग इट? अगर फ्रॉड होगा तो विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स होगा तो 10,000 और 100% ऑफ टैक्स ड्यू विच इज हायर। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, जो मैंने डिफरेंशिएशन आपको समझाया वो पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आप लोग रीड कर सकते हो। okay, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 122 सबसेक्शन 3। सेक्शन 122 सबसेक्शन 3। As per section 122 subsection 3, penalty shall be levied under this section to any person, ठीक है, on any person who, नीचे देखेंगे अपन, ठीक है। एनी पर्सन मतलब क्या? चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे रजिस्टर्ड हो, चाहे अनरजिस्टर्ड हो, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी इस सेक्शन के अंडर पेनल्टी देना पड़ेगा इफ ही इज इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर ऑफेंसेस। समझा? सो सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 वाज फॉर टैक्सेबल पर्सन, 122 2 was for registered person, and 122 3 is for any person। ठीक है, डिफरेंशिएशन नोट करते जाना। चलो पढ़ते हैं क्या। पेनल्टी अंडर दिस सेक्शन shall be levied on any person who aids or abates any offense in specified in section 122 subsection 1, that is part 1 of this chapter। okay, मतलब अगर आपने हेल्प किया, if you have helped to carry out any kind of offenses which are mentioned in 122(1), then you would be liable to pay penalty under this section। मतलब मान के चलो कि फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी पार्टी को ढूंढ के दिया जिसके पास आईटीसी बहुत ज़्यादा है। ओके, तो उसको इनवॉइस बनाना है अभी सेल का। तो मैंने ऐसा पार्टी ढूंढा एंड उसको बोला कि देखो आप इनके ऊपर सेल का इनवॉइस रेस करो और मुझे भी थोड़ा सा कमीशन देना। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम गाइडिंग द पर्सन हु इज हैविंग एक्सेस आईटीसी टू इशू फेक इनवॉइस। तो मुझ पर भी पेनल्टी आ सकता है 25,000 रुपीज तक का। आया समझ में? नेक्स्ट, एक्वायर्स पोजेशन ऑफ or in any way concerns himself in transporting, removing, depositing, keeping, concealing, supplying, or purchasing, or in any other manners deals deals with any goods which are liable to confiscation। मतलब जो गुड्स कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है उन गुड्स के रिलेटेड अगर आपने ट्रांसपोर्ट करवाया, रिमूव करवाया, वेयर हाउस में डिपॉजिट करवाया, उस गुड्स को छुपाया, उस गुड्स को सप्लाई करने में हेल्प किया, उस गुड्स को खरीदने में हेल्प किया, in any other manner whatsoever, then in that case you would be liable to pay penalty of rupees 25,000। समझा? नेक्स्ट, receives or deals with any supply of services, ठीक है, यहाँ पर services which he knows or has reason to believe are in contravention of any other provision। मतलब मान के चलो कि अगर आप लोग को मालूम है कि इस सर्विस के ऊपर टैक्स पे नहीं किया गया है, ओके, फिर भी आप लोगों ने आईटीसी लिया, आपको मालूम होते हुए, ओके, you are receiving such service on which tax has not been paid but you are taking ITC। कुछ भी हो सकता है केसेस, कुछ भी।
नॉट जस्ट दिस पर्टिकुलर केस, एनी केस जहां पर आप लोग को मालूम है फिर भी आप ये कर रहे हो, मतलब मालूम होते हुए अगर आप प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन करोगे, देन सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 लगेगा and penalty of rupees 25,000 can be levied. Next, fails to appear before officer of central tax when issued a summon. अपन ने इंस्पेक्शन के चैप्टर में समन के बारे में पढ़ा था, याद है? समन क्या होता है? समन मतलब बुलावा आया है। ओके, ऑफिसर अगर आप लोग को बुलाता है फॉर मीटिंग अंडर सेक्शन 70, दैट इज कॉल्ड एज समन। ओके, सो वो समन को अगर आप लोग लाइटली लेते हो, आप समन में जितना भी टाइम पर आप लोग को बुलाया गया उस टाइम पर नहीं जाते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फेल टू अपियर, देन इन दैट केस आपको पेनल्टी लग सकता है। या फिर अगर आप लोग एविडेंस नहीं लाते हो समन में बुलाने के टाइम पर, मतलब आपको बोला है कि आने के टाइम पर आप सेल इनवॉइस लेके आओ, ओके, सेल्स इनवॉइस का फाइल लेके आओ, आपने वो डॉक्यूमेंट सबमिट ही नहीं किया, यू फेल्ड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट इन दैट पर्टिकुलर इंक्वायरी, ठीक है, कोई भी इंक्वायरी यहाँ पर कवर्ड है, नॉट जस्ट समन, इन एन इंक्वायरी, कोई भी इंक्वायरी। ओके, सो हियर पेनल्टी वुड बी लेविड अंडर 25,000 अंडर दिस सेक्शन ऑफ रुपीज 25,000। E, fails to issue invoice in accordance with the provisions or fails to account for an invoice in books of accounts, मतलब fails to issue invoice, ठीक है, आपने इनवॉइस इशू नहीं किया एज पर दिस प्रोविजंस, मतलब जो रूल्स लिखा हुआ है रूल 46 है, ओके, उसके हिसाब से आपने नहीं इशू किया इनवॉइस, या फिर आपने अकाउंट फॉर नहीं किया इस इनवॉइस को, मान के चलो आपने सेल इनवॉइस बनाया लेकिन बुक्स में आपने सेल का एंट्री मारना ही भूल गए, तो यहाँ पर आपके ऊपर पेनल्टी लग सकता है 25,000 का, आया समझ में? सो दिस इज सेक्शन 122 सबसेक्शन 3। सेक्शन 123 मैंने ऑलरेडी आप लोग के साथ डिस्कस किया था रिटर्न्स चैप्टर में। सेक्शन 124 अभी कोई इंपॉर्टेंट सेक्शंस नहीं है। सेक्शन 124 फेलियर टू फर्निश इंफॉर्मेशन रिटर्न, ओके, इंफॉर्मेशन रिटर्न फर्निश करने से अगर आप मतलब रह जाते हो, फर्निश नहीं करते हो, फेल टू फर्निश, देन इन दैट केस आप लोग को सेक्शन 124 का पेनल्टी पे करना होगा। इंफॉर्मेशन रिटर्न क्या होता है मैंने रिटर्न्स के चैप्टर में सिखाया हुआ। इफ एनी पर्सन who is required to furnish any information written under section 151 fails to furnish such information or written as may be required under that section without reasonable cause, अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई जवाब नहीं है, या फिर कोई प्रॉपर रीजन नहीं है, ओके, सबमिट ना करने का, ठीक है, एंड आपने सबमिट नहीं किया, देन इन दैट केस आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा। कितना लगेगा देखते हैं बाद में। willfully furnishes or causes to furnish any information or return which he knows to be false, आपको मालूम होते हुए आपने गलत चीज सबमिट करी, सो आप लोग को पेनल्टी पे करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 124। कितना? he shall be punishable with a fine which may extend to rupees 10,000 and in a case of continuing offense to further fine which may extend to rupees 100 per day for each day after first day during which such offenses continues, maximum 25,000, मतलब 10,000 इज द बेसिक पेनल्टी, ओके, लेकिन अगर कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, मतलब एक बार नहीं, दो बार नहीं, कंटिन्यू करते जा रहे आप बार बार, एक बार आपको पनिश किया, वापस से किया, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूइंग ऑफेंस। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में 100 रुपया पर डे का पेनल्टी लगेगा, CGST, SGST भी उतना ही, मतलब 200 रुपया पर डे आफ्टर द फर्स्ट डे ड्यूरिंग विच सच ऑफेंसेस कंटिन्यू, ओके, मतलब वो ऑफेंस कंटिन्यू हो रहा है वहां से लेकर के जब तक कंटिन्यू हो रहा है तब तक 100 रुपीज पर डे, दैट इज 200 रुपीज पर डे, बट मैक्सिमम इट कैन नॉट एक्सीड 25,000, ओके, 25,000 CGST, 25,000 SGST, आया समझ में? नेक्स्ट, सेक्शन 125 जनरल पेनल्टी। अगर कोई ऑफेंस का पेनल्टी इस पर्टिकुलर एक्ट में मेंशन्ड है ही नहीं, जैसे GSTR 9C फाइल करने का पेनल्टी दिया ही नहीं, ठीक है, एक्ट में ही नहीं, पेनल्टी इज नॉट मेंशन एनीवेयर फॉर नॉन फाइलिंग और नॉन फर्निशिंग ऑफ GSTR 9C, then in that case penalty would be leviable as per section 125, that is called as general penalty, okay,
General penalty is rupees 25,000 CGST, 25,000 SGST. So total penalty would be 50,000. समझ में? So total general penalty would be 50,000. Practically in rare cases this penalty is levied. ठीक है, प्रैक्टिकली इसका रेलेवेंस थोड़ा सा कम है क्योंकि हर प्रोविजन का पेनल्टी ऑलरेडी मेंशन्ड है. ओके, कुछ स्पेसिफिक केसेस ही इसके अंदर कवर होते हैं. जो भी केस कवर होता है रेसिडुअरी, उसके ऊपर ये पेनल्टी लगाई जाती है. सेक्शन 126 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करो, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली इतना काम का नहीं है. क्या है, देखो, नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज्ड फॉर माइनर ब्रीचेस. मतलब छोटी मोटी गलतियों के लिए पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटी मोटी गलतियां? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ छोटी मोटी गलतियां? सुनो, छोटी मोटी मतलब 5,000 के नीचे, नॉट इवन 5,000, 5,000 के नीचे, इसको बोलते हैं अपन माइनर ब्रीच. ओके, सो माइनर ब्रीच मतलब छोटी सी गलती विच इज लेस देन 5,000, नॉट अप टू 5,000, इट इज लेस देन 5,000. so 5,000 is called as major breach, not a minor breach. ऐसे बोलो इसको, major breach मत बोलो, not a minor breach. So if your tax involved in certain kind of offense is less than 5,000, less than 5,000, then it is minor breach, then no penalty would be levied under this section. Okay, under this act कोई भी penalty नहीं लगेगा. Okay, पढ़ते हैं एक बार. No penalty shall be imposed for minor breaches of tax regulations or procedural requirements, and in a particular any omission or any mistake in documentation, okay, which is easily rectifiable, जो easily rectifiable है, and made without fraudulent intent or gross negligence. गलती से हुआ, ठीक है, गलती से हुआ, जानबूझ करके नहीं किया, गलती से किया, मेरा इंटेंशन मैलिफाइड नहीं था, गलती से हो गया. ओके, सो इन दैट केस हम सेक्शन 126 में फॉल करेंगे. एंड अगर 5,000 तक का है, दैट इज मीन्स लेस देन 5,000, सॉरी 5,000 के कम है, then in that case it is called as minor breach, so it will be not penalized. अगर exact 5,000 है तो it will be penalized. okay, जो भी अपन ने पढ़ा ऊपर उसके हिसाब से पेनल्टी लगेगा. अगर 5,000 से कम है, that is 4,999, then in that case no penalty would be levied. समझा? Provided it is without fraudulent intent and which is rectifiable easily. okay, and gross negligence की वजह से ना हुआ हो तो ही इस पर्टिकुलर सेक्शन का बेनिफिट दिया जाएगा. आ रहा है समझ में? okay. नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्शन 127, पावर टू इम्पोज पेनल्टी इन सर्टन केसेस. कुछ केसेस में पेनल्टी इम्पोज किया जा सकता है where the proper officer is of the view that a person is liable to penalty and the same is not recovered under any proceeding under section 22, 23, 24 or 73 or 74, he may issue an order levying such penalty after giving reasonable opportunity of being heard to such person. मतलब यहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर अगर प्रॉपर ऑफिसर को ऐसा लगता है कि ये पर्सन के ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए, लेकिन सेक्शन 62, 63, 64, 73, 74, 129, 130 इसमें कवर नहीं हो रहा है, देन इन दैट केस ऑफिसर पेनल्टी का ऑर्डर बना सकता है आफ्टर प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू सच पर्सन. समझा? सेक्शन 128, पावर टू वे ऑफ पेनल्टी. ठीक है, अगर ऑफिसर चाहे तो पेनल्टी को वे ऑफ भी कर सकता है. ओके, कब कर सकता है पढ़ते हैं. द गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन waive in part or full any penalty referred in 122, 123, 125, okay, or any late fee under section 47 for such class of person and under such mitigating circumstances as may be specified therein on recommendation of council. मतलब अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करता है कि जिन्होंने भी एग्जाम्पल रिटर्न्स फाइल नहीं किए थे फ्रॉम जुलाई 17 टू अक्टूबर 18, इन लोग का पेनल्टी माफ कर दो, एक लास्ट चांस दो टू फाइल रिटर्न्स विद इन नेक्स्ट 10 days.
अगर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाला, ओके। सो सेक्शन 47 का जो पेनल्टी है वो ऑफिसर माफ कर सकता है, समझ में? बेसिकली ये हुआ भी था इन एमनेस्टी स्कीम। इन एमनेस्टी स्कीम यही हुआ था, पेनल्टी को, लेट फीस को वेव ऑफ किया गया था। ओके, सो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आया? अब जो नेक्स्ट प्रोविजन है अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा जाने वाला है, इसीलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। सेक्शन 129 एंड 130 ये दोनों हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। एंड देन उसके बाद की वीडियो में अपन बचा हुआ पार्ट खत्म करेंगे। ओके, दैट्स इट विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।